हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट के जीके के क्वेश्चन हैं 20, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित त्रिपुरा के किस स्वर्गीय आदिवासी नेता को सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। इनको पद्मश्री से मरणोपरांत 2023 में सम्मानित किया गया है। अच्छा, जो बात है यहाँ पे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है। सीएम हैं अभी मानिक शाह और गवर्नर हैं एन इंद्रेशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने MYRADA यानी मायराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट मंजूर किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1987 यानी 1987 में। अच्छा, MYRADA ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1968 में। ये एक गैर सरकारी संगठन है जो भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण जो गरीब हैं उनको पुनर्वासित करता है। अब यहाँ पे एक बात है नाबार्ड की। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, NABARD। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी जो स्थापना है नाबार्ड की वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। याद रखना, स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करता है, इसका मेन पर्पज़ यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी भारत ने की थी। भारत द्वारा पहली बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी की गई है और ये 3 जगह पे आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी विशेष क्षेत्र में बड़ा प्रवास। यानी कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी में लोग रहते हैं, तो वो एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फुलाइच उत्सव। इसे ओकायांड या फिर उक्याम भी कहा जाता है। तो ये एक पुष्प उत्सव है हिमाचल प्रदेश का। डूंगरी जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, डूंगरी भी हिमाचल प्रदेश का उत्सव है, लेकिन ये फूल उत्सव नहीं है। चैत्रोल भी हिमाचल प्रदेश का ही एक त्यौहार है। वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है फसल कटाई पे, तो वैसाखी पंजाब का एक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया गया है? तो अरुणोदय 2.0 जो है वो असम द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अरुणोदय जो योजना थी 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी, उसका सेकंड वर्जन आया है अभी, अरुणोदय 2.0। तो ये असम की योजना है एक। असम में कुछ प्रमुख योजना और है, जैसे ज्ञानदीप का योजना, ये भी आसाम की है। तो 2 याद रखना, ज्ञानदीप का योजना और अरुणोदय योजना। तो ये दोनों योजनाएं कहाँ की हैं? असम की। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये याद रखना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड की है। ज्ञानदीप का योजना और अरुणोदय योजना ये दोनों कहाँ की हैं? असम की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक भरतनाट्यम की माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। इनको पद्म भूषण भी मिला था 1956 में, रुक्मिणी देवी जो अरुंडेल हैं। और ये राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला भी थी। कौन? रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अच्छा, इन्होंने 1936 में चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। तो 3 चीज़ याद रखना, रुक्मिणी देवी अरुंडेल से। पहली चीज़, इनको पद्म भूषण मिला था कब? 1956 में। और जो दूसरा है वो क्वेश्चन ही पूछा गया कि आधुनिक भरतनाट्यम की माता के रूप में जाना जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य? तो ये है तमिलनाडु का। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण मिला था 1956 में और इन्हें आधुनिक भरतनाट्यम की माता के रूप में जाना जाता है। और राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। और 1936 में इन्होंने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी IADP का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, यानी विशिष्ट जिलों में
कृषि उत्पादकता बढ़ाना। जो IADP था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम कहा जाता है, इसका मेन पर्पज़ यही था कि जो ज़िले हैं उनमें कृषि उत्पादकता को क्या करना है, बढ़ाना है। हरित क्रांति के दौरान ये शुरू किया गया था, यानी 1960-61 के समय पे ये शुरू हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए हरित क्रांति जो है ना, इसकी शुरुआत तो हुई थी 1968 में, लाल बहादुर शास्त्री थे उस टाइम पे, और इसकी जो शुरुआत है हरित क्रांति की 1968 में हुई थी, लेकिन इसकी अवधारणा जो है 1961 से 66 की जो तीसरी 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना थी ना, जो 1961 से 66 तक चली थी, उसी में इसकी अवधारणा को तैयार किया गया था हरित क्रांति की। तो उसी समय 1960-61 में भी IADP की शुरुआत की गई थी। अच्छा, जब ये हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो ये क्वेश्चन पूछा था कि उस समय तत्कालीन, यानी जब हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उस समय खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस समय खाद्य कृषि मंत्री थे। इनको भारत रत्न मिला था 1998 यानी 1998 में। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो MS स्वामीनाथन हैं, और वर्ल्ड में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 क्या उल्लेख करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 126 बताता है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो जो दीपिका पल्लिकल कार्तिक हैं ये स्क्वैश की एक खिलाड़ी हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे? तो कुडियाट्टम क्या है? कुडियाट्टम एक नृत्य है। इसका जो पुनर्जागरण यानी इसके बारे में लोगों को बताया, यानी इसके बारे में बहुत, इसको प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा रोल जो निभाया था वो हैं अम्मानुर माधव चाक्यार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अम्मानुर माधव चाक्यार। कुडियाट्टम एक नृत्य है, ये कहाँ का है? केरला का है। 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में इसे अंकित किया गया था। तो कुडियाट्टम नृत्य कहाँ का है? केरल का, और इसके पुनर्जागरण में जो प्रमुख हैं वो हैं अम्मानुर माधव चाक्यार, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तापमान का SI मात्रक? SI मात्रक मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, जो SI पद्धति का जो मात्रक है वो तापमान का कौन सा है? तो केल्विन SI मात्रक है। देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये भी तापमान के मात्रक है, लेकिन SI पद्धति के मात्रक नहीं है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी केल्विन क्या है? तापमान का SI मात्रक है। पास्कल दाब का होता है। देखिए किसी कमरे का जो तापमान है वो कितना होता है? तो 293 293 केल्विन होता है। या सेंटीग्रेड में बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये तीनों टेम्परेचर के मात्रक हैं। इनमें एक रिलेशन होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, C/5 = F - 32/9 = K - 273/5। तो ये इन तीनों में रिलेशन होता है। अगर एक सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, या केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, तो इसी फार्मूले से आप कर सकते हैं। किसी दो को ले लेंगे जो पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे मात्रक की बात आई है, राशि की बात आई है। तो देखिए मूल राशि होती है और मूल मात्रक होते हैं। तो मूल राशि होती है 7, और उनके मात्रक भी कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक। जैसे लंबाई है उसका मूल राशि है, इसका मूल मात्रक होगा मीटर। मूल राशि है द्रव्यमान, इसका मात्रक होगा किलोग्राम। मूल राशि है समय, इसका मूल मात्रक होगा सेकंड। मूल राशि है विद्युत धारा, मूल मात्रक होगा किसका? एम्पियर। और मूल राशि है ताप या तापमान, तो इसका मूल मात्रक क्या होगा? केल्विन, जो पूछा गया है इसमें। एक मूल राशि है ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और एक है आपकी 7वीं मूल राशि है पदार्थ की आणविक मात्रा या पदार्थ की मात्रा लिखा होता है, तो वो होती है मोल। तो ये 7 मूल मात्रक हैं और इनकी 7 मूल राशियाँ थीं। तो मूल राशियाँ और मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। इन्हीं मूल मात्रकों से जो बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ भी वही राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है, मूल राशियों की संख्या 7 है, उनके मात्रक भी कितने? 7 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत स्तर पर वयस्क यानी जो 15 साल से प्लस वाले हैं उनकी साक्षरता दर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 69.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन हैं वो एक तबला वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या हैं? तबला वादक हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिले थे। तो इनको पद्मश्री मिला था 1988 1988 में, और पद्म भूषण मिला था 2002 में, और पद्म विभूषण मिला है अभी 2023 में। तो इसके बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से देसी प्रेस को रोकना था, और विशेष रूप से दूसरा कौन सा युद्ध हुआ था? दूसरा डैश शुरू होने के साथ बढ़ा हुआ विरोध था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, यानी एंग्लो अफगान युद्ध के विरोध में, और जो देसी प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करती थी, उनके विरोध में ये जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एंग्लो अफगान युद्ध जो 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। तो वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था जो 1878 का था। वो जो एक्ट पारित हुआ था इन दोनों के विरोध में ही पारित हुआ था, एंग्लो अफगान युद्ध और प्रिंटिंग प्रेस को रोकने के लिए जो आलोचना करती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था। ये जो अधिनियम था, वर्नाक्यूलर एक्ट जो अधिनियम है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो अधिनियम है ब्रिटिश नीतियों की बढ़ती हुई आलोचना, विशेषकर सेकेंड जो एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था उसके दौरान एक प्रतिक्रिया थी, यानी इन दोनों के विरोध में ये इस एक्ट को पारित किया गया था। ये अधिनियम सरकार को ये अधिकार देता था, वर्नाक्यूलर एक्ट जो था, ये अधिनियम सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर देता था, यदि कोई समाचार पत्र राजद्रोही सामग्री प्रकाशित करता है तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस, कागज़ और अन्य सामग्री सब जब्त किया जा सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, एंग्लो अफगान युद्ध की बात है यहाँ पे, तो ये 3 हुए थे। पहला हुआ था 1839 से 42 के बीच में, दूसरा हुआ था 1878 से 80 के बीच में, और तीसरा हुआ था 1919 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए? तो अगर पहलवानी करनी है, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेना है कुश्ती में, तो कम से कम एज 17 वर्ष होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी मिनिमम एज कुश्ती के लिए कितनी होनी चाहिए ओलंपिक खेलों में? तो 17 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 15 वर्ष, और मुक्केबाजी के लिए 18 वर्ष, तैराकी के लिए 14 वर्ष, और जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स के लिए 16 वर्ष। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वाक्य पूरा करें। वाक्य है आपका, अशोक के अधिकांश शिलालेख क्या थे? तो डैश है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है प्राकृत में थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे अशोक के जो सारे अधिकांश मैक्सिमम जो शिलालेख थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, ब्राह्मी जो लिपि थी इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ब्रिटिश अधिकारी था, उसने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी संपत्ति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। संपत्ति का जो अधिकार है मूल रूप से आर्टिकल 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची में से निकाल के आर्टिकल 300A में रख दिया गया एक संवैधानिक अधिकार के तहत। तो अभी जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। अच्छा, आर्टिकल जो 19 की बात की है तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में, यानी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी, तीसरा है संघ या संगठन बनाने की आज़ादी, चौथा है भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी, पाँचवां है भारत के क्षेत्र में किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हो, बस सकते हो, उसकी आज़ादी, छठा है किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय व्यापार को चलाने की आज़ादी। तो ये 6 आज़ादी यानी स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 19 में कहा गया है।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाइट गुड्स का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी एसी और एलईडी जो लाइट हैं ये वाइट गुड्स, यानी जो वाइट गुड्स यानी सफ़ेद सामान बोलते हैं इसे, इसका उदाहरण है। अच्छा, वाइट गुड्स में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? तो ये घरेलू उपयोग में आने वाले बड़े जो विद्युत उपकरण होते हैं उन्हें वाइट गुड्स ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी वाइट गुड्स वस्तुएं बोलते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, एसी हुआ, तो ये सब वाइट गुड्स के अंदर आने वाली वस्तुएं हैं, कैटेगरी में, वाइट गुड्स की कैटेगरी में आने वाली वस्तुएं। ब्राउन गुड्स की कैटेगरी में वो वस्तुएं आती हैं जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छोटे उपकरण हैं जैसे टीवी, रेडियो, डीवीडी, मोबाइल, ये सब जो उपकरण हैं ये आते हैं ब्राउन गुड्स की कैटेगरी में। तो ये दैनिक जीवन में मनोरंजन और सुविधा से जुड़े होते हैं जो ब्राउन गुड्स की कैटेगरी में होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना। तो ये थे हमारे 20 के 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप किसी भी और एग्ज़ाम के जीके के एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन बताएं, और चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।